हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जो अनअकैडमी है ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यदि आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज तथा अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्राप्त होगी। अर्थात आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। लेकिन यह सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और मैं निश्चय आईएएस अकेडमी का डायरेक्टर हूं और पिछले 20 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं यूपीएससी के लिए। मेरी पढ़ाई में लगभग 100 से अधिक बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है और प्रति वर्ष 7, 8, 9, 10 बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन होता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई टॉपर है, बेसिकली टॉपर मेरे इंस्टीट्यूट से नहीं है, लेकिन टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100 में अनेक बच्चे ऐसे हैं जो मेरे यहां पढ़ चुके हैं। मैं पूरा फोकस आंसर लिखने पर कि आंसर को लिखा कैसे जाता है ये करता हूं। मैं आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा आपको। यदि आप अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको इंडिया के बेहतरीन टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल रोमन सैनी, मृणाल पटेल, प्रकाश कुमार इत्यादि से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इस पर अनेक कोर्स हैं जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी। इस अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर दो तरह के कोर्स हैं, एक प्लस, दूसरा आइकॉनिक। प्लस आइकॉनिक की बात करें, प्लस की जो भी फीस हो, यदि निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं, निश्चय कि रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको यहां 10% डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा कोर्स आइकॉनिक। आइकॉनिक की फीस प्लस से ज्यादा है क्योंकि आइकॉनिक में पर्सनल कोच, डेली मेंस एंड क्विज आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा उपलब्ध होती है। यदि आप यहां निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको यहां भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस पर ऑप्शनल कोर्स की सुविधा उपलब्ध है। ऑप्शनल कोर्स की सुविधा इस पर उपलब्ध है। यहां भी यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब मैं बात करूं, पिछली क्लास में हम देख चुके थे पॉपुलेशन। यूपीएससी और पीसीएस में यही अंतर है। यूपीएससी में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो अप्लाइड पूछा जाएगा। स्टेट पीसीएस में जो पूछा जाएगा स्टेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। लेकिन फिर मैं बार बार आपसे कहता हूं, यूपीएससी के प्रश्न टफ नहीं होते, उसके विकल्प टफ होते हैं। प्रश्नों में जिस विकल्प को सेट किया जाता है वह विकल्प थोड़ा सा टफ होते हैं। ऐसा ट्विस्ट होता है कि हम गलत करके चले आते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार प्रश्न बता रहा हूं। देखो, प्रश्न ये पूछेगा, आंसर ये चलेगा आपका। ये विकल्प है, इस विकल्प में ये सही होंगे। ये मैं चीज आपको बार बार कहता हूं। जैसे कल मैंने पढ़ाया था आपका पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में हमने पिरामिड की बात की थी। हमने पॉपुलेशन पिरामिड की बात की थी हम लोगों ने। वहां से सीधे क्या करेगा, प्रश्न पूछ देगा। वो कई बार वो एक डायग्राम बनाएगा और ये पूछेगा वो, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना इस बात को, कल की क्लास को मैंने ये कहा, पता है ये चला, उसने एक डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बना दिया उसने। सोचो आप, एक ये डायग्राम है
हम एक ये डायग्राम है, एक ये डायग्राम देखा जाए कि अब मान लिया जाए ए, मान लिया जाए बी और मान लिया जाए सी। हमेशा ध्यान दो, मैंने कहा ए, बी और सी की बात करें, ये तीन चीज है, ए, बी और सी की बात करें हम लोग। ध्यान देने इस बात को, आपसे प्रश्न ये पूछेगा, किसी एक विकल्प को उठा देगा और ये पूछेगा बी जो डायग्राम है इससे क्या क्या बातें इंगित होती हैं। जैसे मान लिया जाए हम बी की बात करें, बी की ए बी सी तीन विकल्प दे देगा, अब नीचे विकल्प देगा वो, उपरोक्त चारों बातें किस डायग्राम को इंगित करती हैं, उपरोक्त चारों बातें किस डायग्राम को इंगित करती हैं, प्रश्न ये पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, हमेशा ध्यान दो, श्रमिक की आपूर्ति में स्थायित्व, स्टेबिलिटी। हम सेकंड की बात करें, वृद्धों की संख्या अत्यंत कम, ए, बी। हम सी की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, हम सी की बात करें, अधिक उम्र जीने वालों की संख्या अत्यंत कम, अब देखो, आप ये सी है, अब पूछी गई ये यूपीएससी कि ये जो तीनों बातें हैं किस डायग्राम को इंगित करती हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इस प्रश्न का जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। श्रमिक की आपूर्ति में स्थायित्व स्टेबिलिटी है, इसका मतलब ये कि प्रेजेंट टाइम में जिस अनुपात में श्रमिकों की आपूर्ति हो रही है उसी अनुपात में भविष्य में भी श्रमिकों की आपूर्ति होगी। अब बताओ, आप इस विकल्प को देखो, ये क्या विकल्प इंगित करता है कि भविष्य में श्रमिकों की आपूर्ति गिरेगी। ये विकल्प क्या इंगित करता है कि भविष्य में श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ेगी। ये क्या विकल्प इंगित करता है, क्योंकि देखो ये लगभग वर्गाकार ही है, श्रमिक की आपूर्ति में स्थायित्व, कि प्रेजेंट टाइम में जितने श्रमिक हैं फ्यूचर में भी उतने ही श्रमिक बने रहेंगे। दूसरी बात, वृद्धों की संख्या अत्यंत कम, इसमें देखो वृद्धों की संख्या ज्यादा है, इसमें बेशक कम है, इसमें भी कम है। हमेशा ध्यान दो, इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो पहला विकल्प तो इसको बता रहा है, और ये दोनों ए और सी इस बात को इंगित करते हैं कि वृद्धों की संख्या अत्यंत कम है। अब ए और सी में कंफ्यूजन है, हम किसको सही माने, पर ए है इसको इंगित करता है, तो बी भी हम इसकी बात करेंगे। तीसरी चीज, अधिक उम्र जीने वालों की संख्या अत्यंत कम, लोग लंबी उम्र नहीं जीते हैं, बिल्कुल ए की हम बात करें। बस आपका ये जो पहला विकल्प है, देखो ये जो विकल्प है, ये जो विकल्प है स्टेबिलिटी, अस्थायित्व की बात करें, ये विकल्प ही इस बात को इंगित कर देता है। जो स्थायित्व है इसे इंगित कर रहा है। सोचो आप, कई बार क्या होगा, इसका मतलब तीनों जो विकल्प है, जो डायग्राम ए है उसे इंगित करता है। अब यूपीएससी क्या करेगा, हमेशा ध्यान दो इस बात को, कई बार यूपीएससी इसी प्रश्न को ट्विस्ट करेगा यूपीएससी। और मैं बार बार कहता हूं, ये देखो कि यूपीएससी
पूछ क्या रहा है, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे यूपीएससी, हमेशा ध्यान दो इस बात को। जैसे छोटे से एग्जांपल लो तो आपसे कि भारत के जनसंख्या के संबंध में सत्य है। जनांक की के संबंध में सत्य है। क्या सत्य है? फर्स्ट नंबर ए, भारत की जनसंख्या जन्म दर लगभग स्थिर होने वाली। भारत जनसंख्या वृद्धि दर निरंतर स्थिरता की ओर अग्रसर है। निरंतर स्थिरता की ओर अग्रसर। अब देखो नंबर बी की बात करें, भारत के दक्षिणी राज्य में टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट लगभग, जैसे भारत के दक्षिण राज्य टीएफआर के निर्धारित लक्ष्य को पाने की ओर अग्रसर। हम नंबर सी की बात करें, भारत के दक्षिण राज्य टीएफआर के निर्धारित लक्ष्य को, टीएफआर क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी, हम रेट की बात करें, टीएफआर के निर्धारित लक्ष्य को पाने की ओर लगातार अग्रसर हो रहे हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम नंबर सी की बात करें, भारत के उत्तरी राज्यों में हमेशा निर्धारित टीएफआर से काफी दूरी की बात करें हम लोग। अब एक चीज सोचो जरा, यह यूपीएससी का प्रश्न है, भारत की जनांकिकी के संबंध में सत्य है। नंबर ए, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर निरंतर स्थिरता की ओर अग्रसर, बिल्कुल यह विकल्प सही है। नंबर दो, भारत के जो दक्षिण राज्य है टीएफआर के निर्धारित लक्ष्य को पाने की ओर अग्रसर, यह बिल्कुल सही है। अब भारत के उत्तरी राज्य टीएफआर से काफी दूर है, यह भी सही है। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें, अब एक प्रश्न उठा, ऐसा होता क्यों है, क्या रीजन है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। आपसे यूपी से क्या पूछेगा? सिंपल चीज पूछेगा कि उत्तर के राज्य टीएफआर से दूर है, टोटल फर्टिलिटी रेट से दूर है, जबकि दक्षिण के जो राज्य है टीएफआर की ओर काफी अग्रसर है, या टोटल फर्टिलिटी रेट को पाने की ओर निरंतर क्या है? अग्रसर है। आपसे इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, हमेशा ध्यान दो इस बात को। टीएफआर जनांकिकी के संबंध में सत्य है। अब देखो, आप इसी प्रश्न को यूपीएससी कैसे ट्विस्ट करेगा। स्टेट पीसीएस में क्या पूछेगा? स्टेट पीसीएस में यह पूछेगा
TFR का अर्थ है हमेशा TFR का अर्थ है कुल महिलाओं और बच्चों का अनुपात, टोटल फर्टिलिटी रेट। आपसे अर्थ पूछेगा तो अर्थ क्या पूछेगा? टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है? कुल जन्म दर। नंबर 2, जन्म दर एवं मृत्यु दर का अंतर। हम नंबर 3 की बात करें, हमेशा कुल जन्म दर एवं मृत्यु दर का अंतर क्या है? हमेशा नंबर सी की बात करें, TFR का मतलब क्या होता है? जनसंख्या पिरामिड। इसकी बात करें A, B, C और D, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। आखिर विकल्प क्या होगा? हमारा जो विकल्प डी सही होगा। हमेशा इनमें से कोई नहीं आंसर होगा हमारा। ये जो विकल्प है वह है डी। इसी प्रश्न को फिर मान लेता हूं, यूपी पीसीएस आईएएस में यही अंतर है, प्रश्नों के नेचर में यही अंतर है। पर यदि आप आईएएस के पेपर को सॉल्व करने में सक्षम है तो मेरा मानना है कि आपके लिए पीसीएस बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखो, आप एक सिंपल प्रश्न पूछा जा सकता है। मान लिया जाए कि मान लो 2011 में जनगणना हुई, मान लो आप, या हम 2021 में जनगणना की बात करते हैं, तो 2021 की जनगणना के अनुसार सत्य है। हमेशा ध्यान दो, 2021 की जनगणना के अनुसार यह जनगणना है, इस जनगणना के अनुसार सत्य है। क्या सत्य है? नंबर ए। अब हम सत्य की बात करेंगे। कहा कि सत्य क्या है? हो सकता है आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या स्थिरता की ओर अग्रसर है। अभी 2021 की जनगणना हुई नहीं है, पर जब तक आप पीटी दोगे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। स्टेट पीसीएस में फैक्ट क्या है? कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा राज्य छोटा है, किस राज्य में बर्थ रेट ज्यादा है, किस राज्य में मृत्यु दर ज्यादा है, सेक्स रेशियो कहां ज्यादा है, और कहां कम है। आपसे प्रश्न ये पूछेगा स्टेट पीसीएस में। यूपीएससी क्या करेगा? ये पूछेगा केरल में सेक्स रेशियो ज्यादा है, लिंगानुपात ज्यादा है, उसके निम्नलिखित कारण है 1 2 3 4। अब वो विकल्प दे देगा। आप तीनों विकल्प में से, 4 विकल्प में से कौन कौन से विकल्प सही हैं? ये विस्तृत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसलिए देखा होगा कि स्टेट पीसीएस और आईएएस में थोड़ा सा अंतर है। शायद मैं बार बार कहता हूं, क्या पढ़ते हो कोई मतलब नहीं है, आप प्रश्नों को किस तरह सॉल्व करते हो ये प्राइमरी है आपके लिए। इसलिए मैं बार बार प्रश्नों को उठाता चल रहा हूं मैं। चलो अब हम बातें करते हैं कि एक नया टॉपिक हमारा इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की बात करें हम लोग। इन्फ्लेशन, मुद्रा
स्फीति, हम इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। हम इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति की बात करें हम लोग, ध्यान दो इस बात को, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? आपके सिलेबस में केवल इतना लिखा हुआ है, मैं इस शब्द को तोड़ रहा हूं। यह शब्द है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है, मुद्रास्फीति का अर्थ है मुद्रा पर दबाव। हमेशा ध्यान दो, इन्फ्लेशन का अर्थ है मुद्रा पर दबाव, प्रेशर। अब सोचो आप, जब करेंसी पर दबाव पड़ता है तो उसकी परचेजिंग पावर क्या होती है? परिणामतः क्या होगा? मुद्रा की क्षमता में कमी आएगी। हमेशा ध्यान दो, मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन, इसका अर्थ है मुद्रा पर दबाव पड़ना। और जब मुद्रा पर दबाव बढ़ेगा तो मुद्रा की क्षमता में कमी आ जाएगी। अब मुद्रा की क्षमता क्या है? परचेजिंग पावर, अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आना। हमेशा ध्यान दो, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन करते मुद्रा पर दबाव। जब मुद्रा पर दबाव बढ़ेगा मुद्रा की क्षमता में कमी आएगी, और जब मुद्रा की क्षमता में कमी आएगी तो मुद्रा की क्षमता क्या है? मुद्रा की परचेजिंग पावर, अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आएगी। और जब मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आएगी, परिणामतः कीमतों में वृद्धि। एक चीज ध्यान से सुनो इस बात को, मान लो आप किसी की गर्दन को दबाओगे तो उसकी क्षमता गिरेगी। अब यहां देखो, माने इन्फ्लेशन शब्द है, और इन्फ्लेशन का अर्थ होता है मुद्रा पर दबाव। जब मुद्रा पर दबाव बनेगा तो मुद्रा की क्षमता में कमी आएगी। हमेशा मुद्रा पर दबाव, इससे मुद्रा की क्षमता में कमी आएगी, क्षमता में कमी आएगी। और जब मुद्रा की क्षमता में कमी आएगी तो मुद्रा की क्षमता में कमी आने का मतलब क्या है? मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आना। परिणामतः क्या होगा? मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आएगी, और जब क्रय शक्ति में कमी आएगी तो कीमतों में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। अब हम सामान्य भाषा में कहें, मुद्रास्फीति का अर्थ कि मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने से कीमतों में होने वाली वृद्धि। इसको इस तरह समझो आप, क्षमता में कैसे कमी आ रही है। मान लिया जाए 10 रुपया पर केजी, 1 केजी मान लो प्याज है, 10 रुपए में 1 केजी प्याज मिल रहा आपको, 10 रुपए में 1 केजी प्याज। लेकिन अब मुद्रा पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जब मुद्रा पर दबाव बढ़ेगा तो मुद्रा की क्षमता में कमी आएगी, और जब मुद्रा की क्षमता में कमी आएगी तो मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आएगी। अब सोचो, ये दबाव बढ़ रहा है, जब मनी पर प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी क्षमता क्रय शक्ति में कमी आएगी। इसका मतलब है जहां 10 रुपया इतना पावरफुल था कि 1 किलो प्याज खरीद रहा था, अब इस पर प्रेशर बढ़ गया, इसकी क्षमता गिर गई।
क्षमता गिरी, अब क्या होगा? 10 रुपए में केवल ½ केजी प्याज मिल रहा है। हमेशा ध्यान दो, अब केवल ½ केजी प्याज मिल रहा है। इसका मतलब क्या चीज है? ये जो 10 रुपया पहले इतना पावरफुल था कि उसे 1 किलो प्याज खरीदा जाता था, अब बेचारा इतना कमजोर हो गया कि 10 रुपए में केवल ½ केजी प्याज की खरीद हो रही है। केवल ½ केजी प्याज की खरीद हो रही है। अब इस मुद्रा की क्षमता गिर गई। जैसे पहले मैं इतना पावरफुल था कि मैं 1 किलो प्याज उठा ले रहा था, अब मैं कमजोर हो गया हूं, तो मैं केवल ½ केजी, ½ किलो प्याज ही अपने सर पर उठा पाऊंगा। यहां भी वही चीज है। पहले रुपया इतना पावरफुल था, मुद्रा की कैपेसिटी ज्यादा थी, पर जब मुद्रा की पर दबाव बढ़ा, मुद्रा की क्षमता में कमी आई। जब कमी आई तो जहां 10 रुपए में 1 किलो प्याज मिल रहा था, अब में मुद्रा की क्षमता इतनी कम हो गई कि अब केवल ½ केजी प्याज खरीद पा रहा है। इसका मतलब ये 10 रुपए में ½ केजी प्याज, अब मुझे 1 केजी प्याज खरीदना होगा तो कितना खर्च करना होगा? 20 रुपए खर्च करना होगा। इसका मतलब है जहां पहले 1 केजी प्याज की कीमत 10 रुपए थी, अब 1 केजी प्याज की कीमत कितनी होगी? 20 रुपए हो गई। तो प्याज महंगा हो गया। इसका मतलब क्या चीज है? जब मुद्रा पर प्रेशर बढ़ा तो इसकी क्षमता गिर गई, और जब क्षमता गिरी तो प्याज महंगा हो गया। इसका मतलब यह है कि मुद्रा पर जब दबाव प्रेशर पड़ेगा तो इसकी क्षमता में कमी आएगी, और जब इसकी क्षमता में कमी आएगी तो इसकी परचेजिंग पावर में कमी आएगी। जब परचेजिंग पावर में कमी आएगी तो कीमतों में क्या होगी? वृद्धि होगी। हमेशा ध्यान दो, कीमतों में वृद्धि होगी। इसे ही कहा जाता है इन्फ्लेशन। अब हम एक लाइन में यदि इन्फ्लेशन को परिभाषित करें, यह पूछा जाए कि आखिर इन्फ्लेशन होता क्या है, यदि एक लाइन में इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इन्फ्लेशन का समान अर्थ होगा कि मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आना तक कीमतों में वृद्धि होना। अब सोचो, यदि मुद्रास्फीति का अर्थ बताए तो इसका समान अर्थ क्या होता है? मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने से कीमतों में होने वाली वृद्धि, कीमतों में होने वाली वृद्धि इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? जब मुद्रा की परचेजिंग पावर में कमी आती है तो कीमतों में वृद्धि होती है, अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने से, देखो आप, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने से कीमतों में होने वाली जो वृद्धि है, इसे ही कहा जाता है इन्फ्लेशन। इसका मतलब यह है, इसमें दो चीज है। नंबर 1, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आना, और नंबर 2, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना। वस्तुओं की हमेशा दो चीज होगी। देखो आप, मुद्रा के क्रय शक्ति में कमी आने से कीमतों में होने वाली वृद्धि, इसका समान अर्थ है मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आना और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना। इसे ही कहा जाता है इन्फ्लेशन। समान भाषा में कहें हम लोग, इसे महंगाई कहा जाता है। कई बार
वस्तु इतनी महंगी हो जाती हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर से वो चीज बाहर हो जाती है। अब हम बात करें, जब हम मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हमेशा ध्यान दो इस बात को, अब ध्यान से सुनिए इस बात को। जैसे यदि हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो दो चीज होगी, एक है मांग जन स्फीति, इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और दूसरी चीज ये है लागत जन स्फीति। कास्ट पुश इन्फ्लेशन। हमेशा ध्यान दो, दो बातें होती हैं, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मांग जन स्फीति और दूसरी बात कास्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत हम जन स्फीति की बात करें। हमेशा ध्यान दो इस बात को, मांग जन स्फीति का मतलब क्या होता है? इस मांग जन स्फीति में दो चीजें होती हैं, या आखिर ये जन्म क्यों लेता है? तो दो चीजें होती हैं, एक तो हमारा डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई गिर जाए। हम इसे इस रूप में कह सकते हैं कि जब मांग जन स्फीति की हम बात करेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है? इसमें दो चीजें होंगी जब मांग जन स्फीति की बात करेंगे। इसमें सिंपल चीज क्या होगा? डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। इसका मतलब यह है मांग आपूर्ति से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल एक चीज सोचो, आप जाते हो मुखर्जी नगर में, दिल्ली में आते हो कमरा लेकर रहने के लिए, आप तैयारी करते हो। जिस एरिया में कमरे की डिमांड ज्यादा है वहां महंगाई, कीमतें बढ़ जाती हैं, किराया बढ़ जाता है। और जिस एरिया में कमरे की डिमांड कम है वह किराया क्या होता है? कम होता है। वस्तुतः कमरे का किराया इस पर डिपेंड करता है, जो कमरा है उसका किराया इस पर डिपेंड करता है कि डिमांड किस अनुपात में है। मान लिया जाए कोरोना से पहले अनेक ऐसे एरिया है जहां कमरा की किराया बहुत ज्यादा था। अचानक क्या हुआ? कोरोना काल में सभी लोग कमरे को छोड़कर वापस गांव चले गए, तो कमरे की डिमांड गिर गई। जब मांग गिर गई तो कमरे का किराया क्या हो गया? गिर गया। सिंपल चीज है, डिमांड सप्लाई से ज्यादा होनी चाहिए। यदि डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा? कीमतें बढ़ जाएंगी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसे ही कहते हैं। अब सोचो जरा, मैं इसको इस तरह बातें करें कि मान लिया जाए डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। प्रश्न उठा, डिमांड क्यों? कब? अगर डिमांड कब बढ़ती है तो डिमांड कब बढ़ेगी
देखो रीजन क्या है, लोगों के पास पैसा आ जाए, लोगों के पास और दूसरी चीज जनसंख्या में वृद्धि हो जाए। हमेशा ध्यान दो, लोगों के पास पैसा आ जाए और दूसरी बात जनसंख्या में वृद्धि आ जाए। जब लोगों के पास पैसा आएगा ना तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। आखिर डिमांड क्यों बढ़ती है, लोग ज्यादा खरीदारी क्यों करते हैं, मार्केट में डिमांड बढ़ती क्यों है, मांग क्यों बढ़ती है? क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाता है। और जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। अब सोचो, लोगों के पास यदि पैसा आ गया, पैसा क्यों आएगा, क्या होना चाहिए, वेतन में वृद्धि हो जाए, हो जाए। दूसरी चीज, कर की दर में कमी, और तीसरी चीज सस्ता लोन मिले। अब हम इकोनॉमी की भाषा में नहीं जाएंगे, बस अब देखो, आप लोन में अत्यधिक वृद्धि हो जाए, सॉरी वेतन में वृद्धि हो जाए। एक चीज सोचो, पहले आपके पास सैलरी थी 50,000, अब आपकी सैलरी होगी 1,00,000। पहले थी 50,000, अब होगी 1,00,000। यदि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगा, यदि आपकी सैलरी बढ़ गई तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा। इस सैलरी गिर गई, वेतन में कमी कटौती हो गई, डिमांड गिर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, देखो कि कोरोना काल में बाजार में मांग कम हो गई थी क्योंकि अधिकांश लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के पास पैसे नहीं थे। और जब पैसे नहीं होंगे तो बाजार में डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां भी वही हुआ। एक चीज सोचो, लोगों के पास पैसा कब आएगा, जब वेतन में वृद्धि हो जाए। नंबर 2, कर की दर में कमी आ जाए। और नंबर 3, सस्ता लोन उपलब्ध हो। अब एक चीज सोचो, जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, यह कब होगा? इसके 2 रीजन है। जन्म दर में वृद्धि हो जाए, बर्थ रेट बढ़ जाए। और नंबर 2 की बात करें, बाहर से लोग आ जाए, बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हो। आना, हमेशा ध्यान दीजिए इस बात को, ये है डिमांड। डिमांड डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, मांग में वृद्धि कब होगी, जब लोगों के पास पैसा आ जाए। पैसा कब आएगा, जब वेतन में वृद्धि हो जाए, कर की दर में कमी हो जाए, सस्ता लोन उपलब्ध हो। कर की दर में जब कमी होगी, इसका परिणाम क्या होगा? हमेशा, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए हम कर की दर में कमी की बात करें, कर की दर में कमी से क्या होगा, लोगों को कर कम देना पड़ेगा। कर की राशि कम चुकानी पड़ेगी।
हमेशा ध्यान दो, इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा बचेगा, लोगों के पास पैसे बचेंगे। जब लोगों के पास पैसा बचेगा, मांग में वृद्धि, और जब मांग में वृद्धि होगी महंगाई में वृद्धि हो जाएगी। ध्यान से समझो इस बात को। देखो होता क्या है, मैंने कहा कर की दर में कमी आ जाए। जब कर की दर में कमी आएगी तो लोगों को कर की राशि कम चुकानी पड़ेगी। हमेशा जब कर की दर में कमी आएगी तो स्वाभाविक है लोगों को कर की राशि कम चुकानी पड़ेगी। इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसे बचेंगे। जब पैसे बचेंगे तो मांग में वृद्धि होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ गई तो महंगाई में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। हमेशा ध्यान दो, डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोगों के पास पैसे आ जाए। टैक्स रेट फॉर एग्जांपल मान लिया जाए, आपने देखा होगा जब भी बजट पास होता है और सरकार ने क्या कर दिया, कर की दर कम कर दी। जब टैक्स रेट गिरता है तो लोगों के पास पैसे ज्यादा बचते हैं। जैसे मान लीजिए पहले गवर्नमेंट ने कहा आपको 50% टैक्स देना होगा, तो लोगों की बचत कम होगी। अब गवर्नमेंट का नहीं, आपको केवल 10% टैक्स देना है। जब हम 10% टैक्स देंगे तो हमारी सेविंग बढ़ जाएगी। जब हमारी बचत बढ़ गई तो स्वाभाविक है हम मार्केट में क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। डिमांड जब बढ़ जाएगी तो महंगाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, कर की दर। दूसरी बात देखो, आप हम सस्ता लोन की बात करें, यदि लोन सस्ता होगा तो लोगों को आसानी से उधार मिलेगा। चीप मनी, लोग आसानी से उधार लेंगे। उधार लेकर कहां जाएंगे, मार्केट में जाएंगे और क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे, डिमांड करेंगे, इकोनॉमी पुश होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब देखो, जन्म दर में वृद्धि हो गई तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, जनसंख्या में वृद्धि हुई तो डिमांड बढ़ जाएगी। हमेशा जनसंख्या में यदि वृद्धि हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। बाहरी लोग आ गए, बाहर से लोग अपने देश में आ गए तो जनसंख्या बढ़ गई, डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे आपके घर में पहले 10 लोग थे, 2 लीटर दूध की मांग थी, अब आपके घर में 20 लोग हो गए तो दूध की मांग ज्यादा होगी, अब 4 लीटर दूध की मांग होगी। तो पहले की अपेक्षा दूध की मांग क्या हो गई, बढ़ गई। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब देखो, आप मैंने कहा सस्ता लोन उपलब्ध होगा तो ये कैसे डिमांड को क्रिएट करेगा। मान लिया जाए सस्ता लोन का मतलब क्या होता है, लोगों को कम ब्याज दर पर लोन प्राप्त होना अर्थात कम ब्याज दर पर उधार प्राप्त होना। हमेशा ध्यान दो, सस्ता लोन प्राप्त होना अर्थात कम ब्याज दर पर उधार प्राप्त होना। इससे क्या होगा, जब ब्याज दर गिर जाएगा तो लोग बैंक से उधार लेंगे, लोग बैंक से हमेशा, और जब लोग बैंक से उधार लेंगे तो स्वाभाविक है बाजार में मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। हमेशा जानो, लोग बैंक से उधार लेंगे, बाजार में डिमांड में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जब बाजार में मांग में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है
महंगाई में वृद्धि हो जाएगी। हमेशा ध्यान दो, मैंने क्या कहा, सस्ता लोन प्राप्त होना अर्थात कम ब्याज दर पर उधार प्राप्त होना, इससे क्या लोग बैंक से उधार लेंगे, बाजार में मांग में वृद्धि होगी, महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये स्थिति होगी। एक बात हमें ध्यान दो इस बात को। देखो आप, सबसे बड़ी चीज तुम ये कहें कि कैसे महंगाई बढ़ेगी। मान लिया जाए ब्याज दर कि जब किसी देश को डिमांड को पुश करना होता है, वो चाहता है बाजार में मांग ज्यादा हो, तो ब्याज दर को कम कर देता है। जब ब्याज दर कम होगा तो लोगों को आसानी से उधार मिलेगा, लोग बाजार में डिमांड करेंगे, और जब बाजार में डिमांड में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है क्या होगा कि इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यह बात हमें ध्यान दो इस बात को। अब तक हमने यह देखा कि डिमांड बढ़ जाए, लेकिन डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, सप्लाई गिर जाए। जैसे मैंने यह कहा आपसे, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, इसका मतलब यह है डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो और सप्लाई गिर जाए। हमेशा ये तो सप्लाई है, वो सप्लाई गिर जाए, आपूर्ति कम हो जाए। सप्लाई गिर जाए, कब गिरेगी, इसके लिए शर्त क्या है? अगर सप्लाई गिरेगी तो कब गिरेगी, शर्त क्या है? हमेशा ध्यान दो, एक चीज देखो आप, एक तरफ आपूर्ति बंद हो जाए, हमेशा आपूर्ति बंद हो जाए, उत्पादन कम हो जाए, और दूसरी तरफ यह है आपूर्ति में बाधा खड़ी हो। हमेशा एक तरफ उत्पादन कम हो जाए और दूसरी तरफ हमारे सप्लाई में एक बाधा खड़ी हो जाए। उत्पादन कब हो जाए, कब होगा उत्पादन? उत्पादन तब कम होगा जब रीजन क्या हो जाए, स्रोत समाप्त हो जाए, स्रोत समाप्त हो जाए। दूसरी तरफ क्या होगा, प्राकृतिक आपदा आ जाए, हमेशा यदि प्राकृतिक आपदा आई तो उसका परिणाम क्या होगा, सोचो आप। अगली चीज, युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, हमेशा ध्यान दो, युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, आपूर्ति में बाधा खड़ी हो जाए, हड़ताल, आप इसको इस तरह समझो आप कि जैसे मैंने ये कहा, मान लिया जाए मार्केट में आलू की सप्लाई ज्यादा है, आलू की कीमतें गिरेंगी, पर आलू की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो स्वाभाविक है आलू की कीमतें बढ़ जाएंगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, कमरा, आप रूम लेते हो रेंट पर, कमरा किराए पर लेते हो, कमरे की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो किराया बढ़ जाएगा। आखिर सप्लाई कम क्यों होती है? यदि सप्लाई गिर गई तो कीमतों का बढ़ना तय है। सप्लाई कब कम होती है? जब उत्पादन कम हो जाए, आपूर्ति में बाधा खड़ी हो जाए। आपूर्ति में बाधा का मतलब यह है स्ट्राइक लोग कर दे। फॉर एग्जाम्पल है, मान लिया जाए दिल्ली में
प्याज की सप्लाई महाराष्ट्र से हो रही है, राजस्थान से हो रही है, पर जो जो हाईवे दिल्ली से जुड़ रहे हैं, स्थानीय लोग क्या करें, उस हाईवे को जाम कर दें, स्ट्राइक कर दें। अब सोचो, जब स्ट्राइक लोग करेंगे तो क्या होगा उसका परिणाम। जब लोग स्ट्राइक करेंगे तो प्याज से, जो महाराष्ट्र से या राजस्थान से या एमपी से जो प्याज दिल्ली आता है वो बाधित हो जाएगा, और जो प्याज का आना दिल्ली में बाधित हुआ, सप्लाई गिर जाएगी, सप्लाई गिरी, कीमतें बढ़ जाएंगी। दूसरे, उत्पादन कम हो जाए, उत्पादन कम होने का मतलब है स्रोत समाप्त हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लेता हूं खनिज तेल के जितने भी कुएं हैं सब सूख गए हैं और नए कुओं की खोज नहीं हो पा रही है, तो स्वाभाविक है उसका क्या परिणाम होगा, उत्पादन गिर जाएगा। हमेशा जैसे हम सोने की बात करें, सोने के जितने खदान है वो समाप्त हो गए, सारा सोना निकाल लिया गया, वो समाप्त हो गए, तो उत्पादन गिर जाएगा। डिमांड उसी तरह बनी है, जब उत्पादन गिरेगा तो सप्लाई गिर जाएगी, और जब सप्लाई गिरेगी और डिमांड उसी तरह है तो कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। प्राकृतिक आपदा आ जाए, डिजास्टर, जब प्राकृतिक आपदा आता है तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2007-2008 में विश्व बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ गई थी। कारण यह है कि दुनिया के जितने भी गेहूं के बेल्ट हैं वहां गेहूं का उत्पादन गिर गया, इसलिए गिरा कि वहां प्राकृतिक आपदा आ गई। जैसे हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया के जिस बेल्ट में गेहूं का उत्पादन होता था वह सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गया। अमेरिका के जिस बेल्ट में गेहूं का उत्पादन होता था वहां भी उत्पादन अचानक गिर गया, फसलें बर्बाद हो गई। तो विश्व बाजार में जब गेहूं का उत्पादन गिरा तो गेहूं की सप्लाई गिर गई, किंतु डिमांड तो उसी तरह है। जब सप्लाई गिरी और डिमांड उसी तरह, तो कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई। अगला, हम युद्ध की बात करें, जब युद्ध छिड़ता है तो सप्लाई गिर जाती है। युद्ध ज्यों छिड़ा, सप्लाई तुरंत क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। आखिर क्यों, हम किस आधार पर कह सकते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। जब युद्ध होता है ना तो देश उत्पादन कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा मध्य एशिया, इजराइल, लेबनान, इराक, ईरान, सऊदी अरब, जो पर्शिया की खाड़ी है, इन देशों में युद्ध की आशंका बनती है, आशंका बढ़ती है, तो ये देश क्या करते हैं, तेल का उत्पादन कम कर देते हैं। पर तेल का डिमांड तो उसी तरह है, तेल का डिमांड उसी तरह है, उत्पादन क्या हो गया, गिर गया, महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमेशा जैसे अमेरिका ने यह कहा, अमेरिका ने एक जमाने में यह कहा था कि विश्व के 3 ऐसे देश हैं जो दुष्ट देश हैं, राष्ट्र हैं। फॉर एग्जाम्पल, इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया। अब सोचो, अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान को दबाया जा सके, तो उसने ईरान को धमकाना शुरू किया। एक समय यह लगा कि शायद ईरान में युद्ध न छिड़ जाए। तो ईरान ने क्या कहा, ईरान ने यह कहा कि यदि मेरे ऊपर आक्रमण हुआ तो मैं तेल को हथियार बना दूंगा। तेल को हथियार बनाने का मतलब क्या चीज है कि यदि अमेरिका ईरान पर आक्रमण करता तो ईरान तेल का उत्पादन 0 कर देता या न्यूनतम कर देता, और जब तेल का उत्पादन ज्यों गिरता तो विश्व बाजार में डिमांड तो उसी तरह है, डिमांड बनी हुई है। यदि तेल का उत्पादन गिर गया तो सप्लाई गिर जाएगी, सप्लाई गिरी तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, और जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी, सोचो आप, जितनी ट्रांसपोर्ट है ना सब तेल से चलते हैं, ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाएगी, और जब ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ गई तो स्वाभाविक है जो प्रोडक्शन कास्ट है, उत्पादन लागत है, वो बढ़ जाएगा।
उत्पादन लागत यदि बढ़ गया तो उत्पाद महंगा हो जाएगा। उत्पाद यदि महंगा हुआ तो विश्व बाजार में डिमांड गिर जाएगी, और डिमांड गिरी, पूरी दुनिया रिसेशन में आ जाएगी। यह बात अमेरिका को भी पता था, इससे अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण नहीं किया। बेशक शीत युद्ध चल रहा है, हमेशा ध्यान दो, विचारों से दोनों देश एक दूसरे को क्या करते हैं, हड़काते भी हैं, धमकाते भी हैं, लेकिन युद्ध नहीं होता है। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसलिए जब जब युद्ध की स्थिति पैदा होती है ना, पेट्रोल की कीमतों में आग लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए पेट्रोल बिक रहा है $70 प्रति बैरल, मान लो, लेकिन जब युद्ध की आशंका पैदा होती है तो पेट्रोल की कीमत चली जाएंगी $120 प्रति बैरल। अब पेट्रोल पहले की अपेक्षा महंगा हो गया, और जब पेट्रोल महंगा होगा पहले की अपेक्षा तो स्वाभाविक है क्या होगा, जो महंगा हुआ पेट्रोल की कीमतें, ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ जाएगा, ऊर्जा की लागत बढ़ जाएगी। मशीनें भी चलती हैं पेट्रोल से, उत्पादन में पेट्रोल की भूमिका होती है। सोचो सबकी कीमतें बढ़ जाएंगी, और सबकी कीमतें बढ़ी तो प्रोडक्शन जो कास्ट है, उत्पादन लागत बढ़ जाएगा, उसे उत्पाद महंगा हो जाएगा। उत्पाद यदि महंगा हुआ तो विश्व बाजार में डिमांड गिर जाएगी, तो पूरी दुनिया में रिसेशन आ जाएगा। रिसेशन आया तो कंपनी बंद होगी, कंपनी बंद होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ी तो सोचो आप डिमांड और कम होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो गरीबी बढ़ेगी, और जब गरीबी बढ़ेगी तो सामाजिक और आर्थिक अपराध होंगे, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति जैसी समस्याएं जन्म लेगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये मतलब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई की बात करें तो क्या होगा, हमेशा यदि डिमांड और सप्लाई दोनों स्थिर है, हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि यदि डिमांड बराबर सप्लाई, यदि डिमांड और सप्लाई है तो स्वाभाविक है क्या होगा, कीमत स्थिर होगी। हमेशा ध्यान दो, ये कीमत स्थिर होगी यदि ये कहा जाए डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, इससे क्या होगा, कीमतों में वृद्धि होगी, प्राइस यदि हम ये कहें डिमांड लेस देन सप्लाई, तो इससे क्या होगा, देखो अब ये तीन चीज है, यदि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है तो कीमत स्थिर होगी। यदि डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो कीमत में वृद्धि होगी। हमेशा यदि डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो कीमतें बहुत तेजी से बढ़ेगी। हमेशा ध्यान दो, यदि डिमांड और सप्लाई, डिमांड लेस देन सप्लाई, डिमांड सप्लाई से कम है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज सोचो, जितने लोग कमरे की मांग कर रहे हैं उतने कमरे हैं, उतने मकान है, तो कीमतों में ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, किराया नहीं बढ़ेगा। पर यदि जितने लोग किराए के मकान की मांग कर रहे हैं उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा है, 100 लोग कमरे की मांग कर रहे हैं, अब मात्र 50 मार्केट में है, तो बार्गेनिंग होगी और कीमतें क्या होगी, बढ़ती चली जाएंगी। बार्गेनिंग कौन करेगा, मकान मालिक। पर यदि मान लिया जाए डिमांड सप्लाई से कम है, मतलब मार्केट में 100 कमरे हैं, डिमांड है 20 की, तो कीमतें क्या होगी, गिरेगी। तो बार्गेनिंग कौन करेगा, रेंटल पर्सन जो रेंट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल
इस संत नगर में, मुखर्जी नगर में 100 कमरे खाली हैं और केवल 20 विद्यार्थी आते हैं जो कमरे की डिमांड करते हैं और ये कहते हैं कि भाई मुझे तो कमरा चाहिए। हमेशा वो कहते हैं कि मुझे कमरा चाहिए रहने के लिए, रेंटल। तो होगा क्या, उसका क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा, ध्यान देने इस बात को। तुरंत क्या मैं बार्गेनिंग की स्थिति में होगा। मकान मालिक ने कहा कि इसका रूम रेंट 1000 रुपया, मैं कहूंगा नहीं केवल 700 दूंगा, वो मान जाएगा। तो कमरे का किराया क्या हो गया, कम हो गया, अर्थात महंगाई क्या हो गई, कम हो गई। सोचो जरा, ये 3 स्टेज है। डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं तो कीमतें स्थिर है। डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई तो कीमत में वृद्धि, डिमांड लेस देन सप्लाई तो कीमतों में क्या होगी, गिरावट आएगी। ये है, शेष बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं लगातार प्रश्न को उठा रहा हूं। मैं मेंस की भी क्लास लूंगा, पर सच में जो मजा आता है मेंस की क्लास लेने में, उसका अलग ही आनंद है मेंस की क्लास लेने में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं, निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, ठीक है। थैंक यू। हम लोग शेष बात अगली क्लास में करेंगे।